वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 20 जुलाई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल कमेटी ऑन एमएसपी, नेचुरल फार्मिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में है। कुल मिला के एक कमेटी है जिसे अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि कई सारे जो इश्यूज हैं उन पर बातचीत की जाए या उस पर कुछ एक मॉडल तैयार किया जाए। जिन बातों पर सजेशंस इस कमेटी को देने हैं वो यही हैं: मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नेचुरल फार्मिंग और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो कौन हेड करेगा इसे? फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल इस कमेटी को हेड करने वाले हैं। कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम के ऊपर ये काम करेंगे और बताएंगे कि चेंजिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या किया जाना चाहिए कि फार्मर्स को वो जो कुछ भी उपज पैदा करते हैं उसकी हायर वैल्यू मिल जाए, उन्हें सही उसका प्राइस मिल जाए, और जो डोमेस्टिक आउटपुट जनरेट हो रहा है उसे एक्सपोर्ट करके भी हम कैसे उनकी इनकम को इन्हांस कर सकते हैं। फर्दर नेचुरल फार्मिंग के ऊपर वो सजेस्ट करेंगे प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स को कि कैसे हम एक चेन डेवलपमेंट, वैल्यू चेन डेवलपमेंट तैयार कर पाएँ और आने वाले समय में नेचुरल फार्मिंग सिस्टम में किस प्रकार से रिसर्च रिक्वायर्ड है और जो भी एरिया हमारा इंडियन नेचुरल फार्मिंग सिस्टम में हम उसे कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर वो मैप करेंगे उन एरियाज़ को जो भारत के एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। भारत में लगभग 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस मोर और लेस एक जैसी ही होती हैं, तो वहाँ पर एक सर्टेन टाइप ऑफ क्रॉप को आप ऐसे जगहों पे भी उगा सकते हैं जहाँ पर पानी कम होता हो। ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाए और वहाँ पर कौन सी और क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं उसके बारे में सजेशंस लिए जाएँ। फर्दर ये माइक्रो इरीगेशन स्कीम्स के ऊपर भी बातचीत करेंगे और कुछ जानकारियाँ देंगे। प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपके लिए हैं। सभी सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स एमएसपी के ऊपर जब इनका प्रोक्योरमेंट किया जाता है स्टेट्स एंड यूटीज के लिए तो वो अनलिमिटेड होता है। दूसरा, सीरियल्स एंड पल्सेस के ऊपर जो एमएसपी होता है वो मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, इतना ऊपर होता है कि मार्केट प्राइस वहाँ तक जाएगा नहीं। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो गिवन है वो इनकरेक्ट हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इट इज़ द ओनली इंडिकेशन। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नमस्ते स्कीम के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, इसके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी हाल ही में कहा कि गवर्नमेंट ने नमस्ते स्कीम को फॉर्मुलेट कर लिया है ताकि जो सीवर्स या सेप्टिक टैंक्स हैं हम उनको मैकेनाइज्ड क्लीनिंग में लेकर जा सकें। आपको पता होगा, मे बी आपने देखा भी हो, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेप्टिक टैंक्स या फिर सीवेज की क्लीनिंग करते हैं और ऐसा वो हाथों से करते हैं, फावड़े से करते हैं। काफ़ी खतरनाक काम होता है ये। एक ऐसा काम है जो थोड़ा सा डिग्रेडिंग भी है। डिग्रेडिंग इस पर्सपेक्टिव से कि किसी एक व्यक्ति का जो फैसिया है, जो मल है, वो कोई और व्यक्ति साफ कर रहा है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी सही नहीं होता। दूसरा मामला ये होता है कि सेप्टिक टैंक्स एक तो काफ़ी गंदे होते हैं, तो गंदगी से उनकी हेल्थ को खतरा होता है और कई बार तो इन्हें साफ करने का तरीका ऐसा होता है कि उससे उनकी जान भी जा सकती है। कई बार उन्हें सेप्टिक टैंक्स में उतरना पड़ता है उसे साफ करने के लिए। आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पर ये व्यक्ति इस गंदे पानी में डुबकी लगाने वाला है ताकि वो उसके ब्लॉकेज को हटा सके। अगर इतना सकरा रास्ता आपको दिया जाए, बिल्कुल साफ और क्लीन पानी का भी, तब भी आप उसमें डुबकी नहीं लगाना चाहेंगे, आपको खतरा महसूस होगा। और फिर इस गंदे पानी में बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी सेफ्टी मेजर के इस प्रकार से टैंक को साफ करना बहुत खतरनाक होता है। कई बार ऐसी क्लीनिंग के दौरान कुछ जहरीली गैसें भी निकलती हैं जिनसे इन लोगों की जान चली जाती है। और ऐसे कई सारे केसेस आते हैं जब कोई व्यक्ति मैनुअल स्कैवेंजिंग के दौरान अपनी जान गंवा देता है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इस प्रकार की एक्टिविटी को रोका जाए और सेप्टिक टैंक की जो क्लीनिंग है, जो सीवेज की क्लीनिंग है, उसे मशीन से किया जाए। इसी के लिए जो नेशनल प्लान तैयार किया गया है, दैट इज नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। कई सारी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, दोज विल बी। इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये सभी लोग इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर इसका एम ये होगा कि हम जीरो फर्टिलिटी का आउटकम अचीव करें। सीवेज टैंक्स या सेप्टिक टैंक्स को साफ करते वक्त कई सारे लोगों की जान चली जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई बार जहरीली गैस से भी उनकी जान जाती है। तो ऐसी फर्टिलिटी को हमें रोकना है भारत में। जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, अब ऐसा आप करोगे तो इसका एक फ्लिप साइड भी है, क्योंकि इससे उनके पास जो एकमात्र रोजगार है आप उसे छीन लोगे। चाहे वो किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, एटलीस्ट दे हैव सम काइंड ऑफ लाइवलीहुड। तो जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं वो ह्यूमन फेशियल मैटर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, उनकी हेल्थ को खतरा होता है, तो उनकी जान जाती है। लेकिन आपको, अगर आप इस काम को उठाकर मशीन को देना चाहते हैं ताकि आप उनकी डिग्निटी को इंश्योर कर सकें और उनकी जान को बचा सकें, उनकी हेल्थ को सिक्योर कर सकें, तो आपको उनको लाइवलीहुड का अल्टरनेटिव रूट भी तो देना होगा ना। मतलब आप उनसे एक काम छीन रहे हैं, माना कि वो डिग्रेडिंग है और ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी सही नहीं है, लेकिन आप उनकी आजीविका छीन लेंगे।
इसके लिए इसके पहले एक स्कीम चल रही थी, दैट वाज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। जो मैनुअल स्कैवेंजर्स थे, जो हाथों से बिना किसी इक्विपमेंट के सेप्टिक टैंक्स वगैरह क्लीन करते हैं, उन्हें उस काम से निकालकर उन्हें दूसरा एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था अंडर दिस स्कीम। तो आप जब उनका ये काम रोक रहे हैं और इसे मशीनों से कर रहे हैं, दैट्स ओके, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट भी देना होगा। इस स्कीम को 2022 से 26 के बीच में लागू किया जाएगा, जो 500 शहरों या टाउनशिप तक फैली होगी। इसे जो अमृत में या अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें भी इनकलकेट कर दिया गया है। तो ये तो पूरा मामला नमस्ते स्कीम का हो गया। एटलीस्ट इतना याद रहे कि ये सैनिटेशन से रिलेटेड है नमस्ते स्कीम। ये मत सोच लीजिएगा कि नमस्ते है तो कोई कल्चर वल्चर का होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो भील ट्राइब के बारे में है। हाल ही में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जो भील ट्राइब है, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है जीवनशाला के थ्रू। जीवनशाला एक प्रकार का मॉडल स्कूल है जिसे ये ट्राइबल ग्रुप्स लगभग 3 सालों से रन कर रहे हैं, जबकि सरकार ने इसका लगातार विरोध किया है। आपको पता होगा कि जब भी आप कोई स्कूल ओपन करते हैं तो आपको एक्रेडिटेशन यानी कि मान्यता की आवश्यकता होती है। रैंडमली कहीं भी कोई भी स्कूल खोल के नहीं बैठ सकता, सरकार से अप्रूवल लेना होता है, एफिलिएट करना होता है किसी स्कूल से, या मान्यता लेनी पड़ती है। एक्चुअली में भील ट्राइबल रीजन जो महाराष्ट्र के रहे, वहाँ पर जो स्कूल्स थे, गवर्नमेंट स्कूल्स, वो केवल कागज़ों पर ही रहे और कभी ना तो उन स्कूल्स को बनाया गया और ना ही ऑपरेशनलाइज किया गया। और वहाँ कम्युनिटी के जो लोग थे उन्हें बहुत दूर तक जाना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए। तो कुछ लोगों ने वहाँ फैसला किया कि वो खुद ही स्कूल खोलेंगे। उन्होंने 2 स्कूल खोले और उनमें बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीमे धीमे आसपास के एरिया से भी लोग जो ट्राइबल कम्युनिटी के थे वो वहाँ पर पढ़ने आने लगे और यहाँ पर 4th क्लास तक की पढ़ाई करवाई जाने लगी, जिसमें जो ट्रेडिशनल हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको तो पढ़ाया ही जा रहा था, कुछ और सब्जेक्ट्स भी ऐड कर दिए गए, जैसे कि जो उनके कल्चर का पार्ट है, फॉरेस्ट्री, लैंड, वाटर, इन सबको पढ़ाया जाने लगा। और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स होती हैं, कौन सी हर्ब्स उसमें काम आती हैं, उन्हें भी पढ़ाया जाने लगा। इससे जो वहाँ की अथॉरिटीज़ थी उन्होंने आपत्ति जताई कि आप ऐसे स्कूल रन नहीं कर सकते बिना किसी मान्यता के। तो उन्होंने कहा कि आप स्कूल खोल दीजिए, हम इसे नहीं चलाएंगे। बाद में प्रस्ताव काफ़ी विरोध किया गया, काफ़ी कोशिशें की गई कि ऐसे स्कूल्स ना चले, उन्हें बंद करवा दिया जाए, बिकॉज ये जो स्कूल्स थे वो एडमिनिस्ट्रेशन के फेल्योर को भी पोर्ट्रे कर रहे थे कि आप वहाँ स्कूल नहीं खोल सके, इसीलिए लोकल्स को स्कूल खोलना पड़ा। ये भी प्रस्ताव दिया गया कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र कर दीजिए और हम ये जो स्कूल्स हैं इन्हें गवर्नमेंट स्कूल में तब्दील कर देंगे। लेकिन वहाँ के लोकल्स का ये कहना था कि जो स्कूल इन मॉडल्स पे चल रहे हैं उन्हें उन्हीं मॉडल पे चलने दिया जाए, सरकार बस उन्हें मान्यता दे दे। ये कंट्रोवर्सी काफ़ी लंबी चली है। स्टिल डिस्पाइट ऑल द कंट्रोवर्सी, जो जीवनशाला स्कूल्स हैं उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि इस प्रकार से भी एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। भील ट्राइब के बारे में बात करते हैं तो ये वर्ड व्हील से निकला है। व्हील का मतलब होता है धनुष द्रविडियन लैंग्वेज में। भील ट्राइब के लोगों को धनुष पुरुष ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि वो धनुष को बहुत आसानी से चला लेते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा वेल वर्स्ड होते हैं। जो भील ग्रुप के लोग होते हैं वो गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक, मतलब भारत के कई सारे हिस्सों में फैले हुए हैं। 2013 के डेटा के अकॉर्डिंग ये भारत का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप भी है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इनके पास एक रिच और यूनिक कल्चर है। इनके भीतर ही एक भिलाला सब डिवीज़न भी पाया जाता है, जो कि पिथौरा पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं ये लोग। घूमर इनका ट्रेडिशनल फोक डांस है। घूमर सिंबल है फेमिनिटी का। वुमेन इस डांस में मेजरली पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बोनालू फेस्टिवल के बारे में है। हैदराबाद और सिकंदराबाद 2 सिटीज़ और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। ये गॉडेस महाकाली के को डेडिकेट करके फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे माँ दुर्गा का एक उग्र रूप इन देवी को माना जाता है। जो वर्ड बोनम है ये सिग्निफाई करता है उस मील या उस फीस्ट को। तेलुगु में इसका मतलब ये होता है खाना। बेसिकली चावल को पकाते हैं, दूध और जैगरी यानी कि गुड़ मिला के काइंड ऑफ खीर बना लेते हैं और उसके बाद उसे या तो मिट्टी के बर्तन में या ब्रास के बर्तन में लेकर महिलाएं उसे सजा के, नीम के पत्तों से, टर्मरिक या सिंदूर से सजा के और सिर पे लेकर जाती हैं। देवी को उसको चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, बोनालू फेस्टिवल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यील्ड इन्वर्जन, सॉफ्ट लैंडिंग और रिवर्स करेंसी वॉर के बारे में है। इस आर्टिकल को ध्यान से समझिएगा। इकोनॉमी का आर्टिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आसान भाषा में समझा दूं। यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अभी हाल ही में अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है। इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव उनका ये है क्योंकि वहां पर जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 9.1% पहुंच गया है। ये काफ़ी हाई इन्फ्लेशन है। यूएस की जो गवर्नमेंट है या जो उनका फेडरल बैंक है, उनके पास टारगेट है कि वो इन्फ्लेशन को 2% पे रखें और ये 9% पे है। मतलब एक बहुत ही बड़ा गैप है उनके इन्फ्लेशन में। ये इन्फ्लेशन 40 सालों में सबसे ज़्यादा है। वहाँ का जो फेडरल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो इसे कंट्रोल करना चाहता है, इसीलिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। कई सारे ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि इससे यूएस में
जो यूएस यील्ड कर्व है उसमें इन्वर्जन देखा जाएगा और सॉफ्ट लैंडिंग अचीव हो सकता है कि यूएसए ना कर पाए। इसी रेफरेंस में कई सारे टर्म्स न्यूज़ में आए हैं, यील्ड इन्वर्जन, सॉफ्ट लैंडिंग और रिवर्स करेंसी वार। मैं इन टर्म्स को आपको समझाता हूं। समझिए पहले कि अगर यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो इससे वो अपनी इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, जो लोग बैंक से लोन लेते हैं बिजनेस चलाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, अब वो लोन कम लेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा, ब्याज की दर बढ़ गई है। तो इससे मार्केट में जो पैसा लोन के रूप में जाने वाला था वो कम जाएगा। जब पैसा कम जाएगा तो लोगों के पास कम पैसे होंगे, लोग कम डिमांड करेंगे और धीमे धीमे जो इन्फ्लेशन है वो डाउन हो जाएगा। फर्दर चूंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो जिनके पास जो भी सेविंग होगी वो बैंक में डिपॉजिट करना चाहेंगे। तो दोनों तरीके से, एक जो पैसा बैंक के बाहर जाने वाला था वो नहीं जाएगा और जो पैसा बैंक के अंदर जाने वाला था वो और ज़्यादा जाएगा क्योंकि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरीके से मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगी और मनी सप्लाई के रिड्यूस होते ही लोग कम डिमांड करना शुरू करेंगे, यानी कि डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो इतना तो आपने समझ लिया कि अगर यूएसए के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो इसके जरिए वो कैसे जो इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, इन्फ्लेशन का मामला क्लियर हो गया। अब मामला आता है बॉन्ड का और बॉन्ड यील्ड का। इसके पहले कि मैं ये टेक्निकलिटी आपको बताऊं कि यील्ड इन्वर्जन क्या है, आप समझिए बॉन्ड क्या है और बॉन्ड यील्ड क्या है। बॉन्ड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जिन्हें आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे मान लीजिए हैं, आप उसमें अपना पैसा डालिए और उस पर आपको मिलेगा ब्याज। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करिए कि आपने एक गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा जिसकी कीमत है 100 रुपए। इस बॉन्ड के ऊपर लिखा है कि इसकी कीमत 100 रुपए है। फर्दर ये भी लिखा गया है कि अगर आप इस बॉन्ड को खरीदते हैं तो जो भी उसका स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, मान लेते हैं कि 20 साल, 20 साल के बाद ये बॉन्ड मैच्योर होगा और इस पर आपको 5% का ब्याज मिलेगा। यानी कि जब आप इस बॉन्ड को वापस करेंगे 20 साल के बाद तो जो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसके बदले में आपको 105 रुपए मिलेगा। अब ध्यान से समझिएगा कि जो ये 5 रुपए यानी कि 5% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसे ही कहा जाएगा बॉन्ड यील्ड। यानी बॉन्ड के ऊपर आपको क्या मिला, ये है बॉन्ड यील्ड। अब एक बात मैं आपको और कहने वाला हूं, इसको भी ध्यान से सुनिएगा कि बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ द बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर बॉन्ड की जो कीमत है वो गिरती है तो जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ जाएगी। बॉन्ड के अगर प्राइसेस गिरेंगे तो जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ जाएगी, और अगर बॉन्ड के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे, बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड वो कम हो जाएगी। अब ये कैसे होगा, आप एग्जांपल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले के एग्जांपल देके बताया कि 100 रुपए का बॉन्ड है, 5% ब्याज मिलेगा यहाँ पर और आपको मिल जाएंगे 105 रुपए। ये 5 रुपए आपकी बॉन्ड यील्ड है, आपको यही 5 रुपए मिलने हैं और कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल सा मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसने ये 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा और उसे बेचने पे बाद में उसे 5 रुपए मिलेंगे, लेकिन उसे उस बॉन्ड को रखना नहीं है, उसे पैसों की जरूरत है और वो उस बॉन्ड को अभी बेचना चाहता है। तो उस बॉन्ड को वो कम दाम में बेचने को तैयार है। वो उस बॉन्ड को मार्केट में किसी व्यक्ति को 90 रुपए में बेच देता है। वो उस बॉन्ड को 90 रुपए में बेचेगा, लेकिन उस बॉन्ड की कीमत तो 100 रुपए ही है और जब वो मैच्योर होगा तो उस पर 105 रुपए ही मिलेंगे। मतलब जो व्यक्ति है वो 90 रुपए में बॉन्ड खरीद रहा है, उसे 5 रुपए की बजाय 15 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। क्या मतलब हुआ? बॉन्ड के प्राइस जैसे ही कम हुए, जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ गई। जो बॉन्ड यील्ड पहले 5 रुपए थी वो 15 रुपए हो गई। अभी भी 105 ही रुपए दाम है उसका, ब्याज मिलने के बाद भी, लेकिन फिर भी आपको 15 मिल रहे हैं क्योंकि दाम गिर गया बॉन्ड का। सिंपली इसी को इन्वर्स कर दीजिए आप। बॉन्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सभी लोग उस बॉन्ड को खरीदना चाहते हैं। किसी व्यक्ति ने 100 रुपए में इसको खरीदा था, उसने कहा अगर आपको चाहिए तो आप मुझे 102 रुपए दीजिए। आपने 102 रुपए उसके दे दिए। अब आपको कितना मिलेगा? 105 ही मिलेगा। मतलब आपको अब केवल 3 रुपए का फायदा होने वाला है। बॉन्ड के प्राइस जैसे ही बढ़े, बॉन्ड की यील्ड गिर गई। सब कुछ फिक्स है, 100 रुपए का ही बॉन्ड है, 105 रुपए में ही बिकेगा, 5% का ही ब्याज मिल रहा है, लेकिन बॉन्ड यील्ड बदल रही है बॉन्ड के प्राइस के कंपैरिजन में। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। अब इतनी बात अगर आप समझ गए तो एक और बात मैं आपको समझाता हूं कि इकोनॉमी का बॉन्ड यील्ड पर इंपैक्ट कैसे होता है। इकोनॉमी आपको पता है परसेप्शन पे वर्क करती है, लोग कैसा परसीव कर रहे हैं इकोनॉमी को, इस तरीके से भी बॉन्ड यील्ड प्रभावित होती है। सपोज करते हैं कि पर्सन ए है, उसे ऐसा लगता है कि जो इकोनॉमी है वो इस समय बहुत बढ़िया चल रही है, मतलब इस समय मैं कहीं भी इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। वो व्यक्ति हमेशा शॉर्ट टर्म वाली इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेगा। मतलब या तो वो 2 साल में मैच्योर होने वाला बॉन्ड खरीद लेगा या फिर वो स्टॉक्स में अपने पैसे लगा देगा। इन दैट केस जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा और जो बॉन्ड्स
जिनमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलने वाला है 20 सालों में, 30 सालों में, वो बॉन्ड्स अब वो बेचना शुरू कर देगा जो उसके पास पहले हैं, क्योंकि वो उसमें से पैसे निकाल के अपने पैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डालेगा। वो केस जब वो अपने लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स बेचना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इकॉनमी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो जब शॉर्ट टर्म में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए वो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स बेचेगा, तो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स बहुत ज्यादा बिकने लग जाएंगे, यानी कि वो सप्लाई में बहुत ज्यादा आ जाएंगे। हो सकता है उतने लोग उसे खरीदने वाले ना हो। इन दैट केस क्या होगा कि जो बॉन्ड के प्राइसेस हैं वो गिर जाएंगे। वही बात कि लोग कहेंगे 90 रुपए में देना है तो दे दो, क्योंकि बहुत सारे लोग बॉन्ड बेचना चाहते हैं, क्योंकि इकॉनमी प्रेजेंट में अच्छा काम कर रही है। इस समय क्या होगा कि जो बॉन्ड की कीमत है वो गिरेगी, और जब बॉन्ड की कीमत गिरेगी तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। अब आप इस चीज को इकॉनमी से रिलेट करिए। अगर इकॉनमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। समझ रहे हैं ना कैसे? अगर इकॉनमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। अगर बॉन्ड की यील्ड बढ़ रही है, आप ये समझ जाइए कि इकॉनमी इस समय अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये इंडिकेटर्स हैं। और ये साइकिल कैसे चलती है? क्योंकि जिनके पास लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स हैं वो उसे बेचेंगे, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और इस वजह से जो बॉन्ड्स के प्राइसेस हैं वो गिर जाएंगे और बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। तो आप लिंक सीधा यहां इकोनॉमिक एक्टिविटी को बॉन्ड यील्ड से करिए। अगर कोई भी व्यक्ति, मतलब अगर आपको ये पता चल गया कि बॉन्ड यील्ड इस समय बढ़ रही है, तो आप ये समझिए कि शॉर्ट टर्म में इकॉनमी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये तो मतलब हो गया बॉन्ड यील्ड का इकॉनमी से रिलेशन। इसी चीज को रिवर्स करिए। मान लेते हैं कि इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो पर्सन ए है, उसको पता है वो अपने शॉर्ट टर्म में जो भी बॉन्ड्स हैं, जो भी स्टॉक्स हैं, उनको बेचेगा और लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर देगा जो 20 साल या 30 साल में मैच्योर होंगे, क्योंकि उसे लग रहा है कि अभी मैं इन्वेस्ट करूंगा तो नुकसान हो जाएगा। तो वो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स खरीदना शुरू करेगा। जब वो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स खरीदेगा तो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। इन दैट केस वही मामला कि 100 रुपए का बॉन्ड कोई भी कहेगा कि चाहिए तो 102 रुपए दो। इन दैट केस जो बॉन्ड यील्ड है वो गिर जाएगी। अगर बॉन्ड यील्ड गिर रही है, इसका मतलब कि इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। तो समझ गए आप? बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है। बॉन्ड यील्ड अगर गिर रही है तो इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। बॉन्ड यील्ड और उसका इकोनॉमी से रिलेशन समझाना जरूरी था ताकि मैं आपको इस टर्म को समझा सकूं, दैट इज यील्ड इन्वर्जन। इसे समझने के लिए इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है ये दिखाता है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है अथवा घट रही है। इन जनरल बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, ठीक है, लेकिन ये जो ग्राफ है ये दिखाता है बॉन्ड यील्ड का घटना। बॉन्ड यील्ड जब घटती है तो उसे बॉन्ड यील्ड का इन्वर्जन कहा जाता है। अभी क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि यूएसए ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है इससे बॉन्ड यील्ड में इन्वर्जन देखने को मिलेगा। मतलब ये वाला ग्राफ हमें मिलेगा। ये वाला ग्राफ मिलने का मतलब क्या है कि बॉन्ड यील्ड घटेगी। बॉन्ड यील्ड घटने का क्या मतलब होता है? वही चीज रिकॉल करिए कि लोगों को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इकॉनमी अच्छा काम नहीं कर रही है, तो वो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड खरीदेंगे। लॉन्ग टर्म का बॉन्ड खरीदेंगे तो उस बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। अब वो 102 रुपए में बिकेगा, 102 रुपए में बिकेगा और प्रॉफिट 105 का ही होना है, तो बॉन्ड यील्ड गिर गई। बॉन्ड यील्ड क्यों गिरी? क्योंकि लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स लोग ज्यादा क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इकॉनमी अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो बॉन्ड यील्ड का गिरना, यहां पर देखिए, बॉन्ड यील्ड का गिरना मतलब इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, मतलब कि यहां पर ये एक बॉन्ड यील्ड में इन्वर्जन देखने को मिला। अब ऐसा लोगों को क्यों लगेगा? क्योंकि जब आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, लोग क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, लोग लोन नहीं ले पाएंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी। तो लोगों को समझ में आ गया ना, परसेप्शन बन गया कि अब इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है, तो लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। सो दैट इज बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूंगा। जब भी कोई सेंट्रल बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, वहां पर आप इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि आप मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन एक खतरा बना रहता है क्योंकि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिड्यूस होंगी। अगर आप ये काम धीमे धीमे करते हैं, आराम से कर ले जाते हैं, तो उसे कहा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग देखिए, हम चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग चाहते थे लेकिन करवा नहीं पाए, वो क्रैश लैंडिंग हो गई। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है धीमे धीमे उतरना। मतलब कि ये, जब भी आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिड्यूस होंगी, तो आपका इन्फ्लेशन तो कंट्रोल होगा लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिड्यूस होंगी। इसमें आपके रिसेशन में जाने का खतरा रहता है। लेकिन अगर ये काम आप सावधानी से कर ले जाएं, मतलब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी लें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी कर लें, पैरेलली आप रिसेशन में भी ना जाएं, तो इसे कहा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग। क्या कहा जा रहा है कि हो सकता है यूएस सॉफ्ट लैंडिंग ना कर पाए और वहां की इकोनॉमी दिक्कत में आ जाए बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो ये तो मतलब हो गया सॉफ्ट लैंडिंग का। आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, लेकिन आप रिसेशन में नहीं गए, ये सॉफ्ट लैंडिंग है। अब रिवर्स करेंसी वॉर का क्या मतलब है? करेंसी वॉर में इन जनरल कंट्रीज अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं ताकि उनके एक्सपोर्ट को फायदा हो, ठीक है, उनके एक्सपोर्ट को फायदा हो। यहां पर क्या हो रहा है, यूएसए ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया।
अब दुनिया भर से जो इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट होगा यूएसए की ओर, लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। अब बाकी के देशों से जो डॉलर है वो बाहर निकलेगा। इंडिया की बात कर लीजिए, इंडिया में वैसे ही रुपये की जो वैल्यू है वो कितनी गिर गई है, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ के आसपास तो अभी ही पहुँच गया है। इन दैट केस अगर डॉलर और यहाँ से बाहर जाएगा तो डॉलर की वैल्यू और बढ़ जाएगी, रुपया और गिरेगा। ऐसे केस में हम भी कोशिश करेंगे कि हम अपने रुपए की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करें। इन जनरल हम रुपए की वैल्यू को घटाते हैं ताकि एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइज हो, लेकिन ये जो कर रहा है यूएसए, इसके बाद हर देश कोशिश करेगा कि उसके देश की करेंसी स्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ने वाली है। डॉलर यूएसए में जाएगा, उनके देश में कमी हो जाएगी, तो हर कंट्री कोशिश ये करेगी कि वो अपने यहाँ रुपए की वैल्यू को, भारत की बात कर रहे हैं, दूसरे देशों में जो भी करेंसी है वो अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाएं। तो ये रिवर्स करेंसी वॉर हो गया, क्योंकि करेंसी वॉर में हम डीवैल्यू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो दैट विल बी रिवर्स करेंसी वॉर। तो ये 3 टर्म्स न्यूज में आए हुए हैं। मैंने कोशिश की कि मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं। ये बातें वही हैं जो यहां पे लिखी गई हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, फर्दर जब बॉन्ड यील्ड इन्वर्ट होता है तो क्या होता है, आप उसे पढ़ेंगे तो वही बातें मिलेंगी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं कि जब इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि इकॉनमी बहुत बढ़िया जा रही है तो फिर वो रिस्कियर एसेट्स में पैसा डालना शुरू कर देते हैं। लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी डिमांड जो है वो गिर जाती है। वो बात यहाँ एक्सप्लेन की गई है और बाकी ऑपोजिट कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग को, जो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपके सामने 3 स्टेटमेंट हैं। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो तो जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने लग जाएगी। दूसरा ये है कि अगर रुपया बहुत तेज़ी से डेप्रिशिएट कर रहा हो तो आरबीआई मार्केट में जो डॉलर है उसको बेचेगी। अगर इंटरेस्ट रेट यूएसए और ईयू में गिरने लग जाएं तो आरबीआई जो है वो डॉलर्स को बाई करेगी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। ये 2022 का क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप दें कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में है। अभी हाल ही में कुछ रेडियो सिग्नल्स मिले हैं जो काफ़ी स्ट्रेंज हैं, जिसे हम फास्ट रेडियो बर्स्ट कह रहे हैं। इसे किसी ऐसी गैलेक्सी से डिटेक्ट किया गया है जो अर्थ से हो सकता है बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर हो, ऐसा स्टडी में पाया गया है। देखिए रेडियो बर्स्ट क्या होते हैं, जब भी कोई एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना होता है, मान लीजिए कोई ब्लैक होल आपस में टकरा गया, कोई न्यूट्रॉन स्टार जो है उसमें कुछ एक्टिविटी हुई, तो उसके बाद बहुत तेजी से रेडियो बर्स्ट क्रिएट होता है और उसके सिग्नल्स हम अपने यहाँ डिटेक्ट करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एफआरबी को 2007 में डिटेक्ट किया गया। ये बहुत कम समय के लिए आते हैं तो हम इनका ओरिजिन ट्रेस नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही ब्राइट होते हैं और बहुत कम समय में आकर बिल्कुल से खत्म हो जाते हैं। ये किसी ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की वजह से होते हैं, ऑब्जेक्ट की वजह से होते हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया हो और उसकी वजह से रेडियो वेव्स निकली हों। मिली सेकेंड स्केल पर हम इन्हें डिटेक्ट कर पाते हैं। अभी हाल ही में जो डिटेक्ट किया गया है, जो एक्सरे पोर्शन है सिमुलेशन बर्स्ट का, उसे डिटेक्ट किया गया एक सैटेलाइट के द्वारा। फर्दर नासा का जो विंड मिशन है उसमें भी इसे डिटेक्ट किया गया। नासा फंडेड जो प्रोजेक्ट है जिसे स्टेयर 2 नाम दिया गया है, ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल रेडियो एमिशन 2, उसने भी इस रेडियो बर्स्ट को डिटेक्ट किया। 2008 में कैनेडियन ऑब्जर्वेटरी जो है उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ पैटर्न में रेडियो वेव्स या रेडियो बर्स्ट जो हैं उनको डिटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि ये किसी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की वजह से ना आ रहे हों, बल्कि ये किसी एलियन सिविलाइजेशन से आ रहे हों जिन्हें किसी वजह से भेजा जा रहा हो, क्योंकि इनमें एक पैटर्न है। ये पैटर्न किसी रैंडम इवेंट से नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो एफआरबी को लेकर ये थियरी है कि ब्लैक होल के कोलिजन से या न्यूट्रॉन स्टार से ये निकल रहे हैं, उस पर अक्सर विवाद रहता है। रिवीजन करते हैं। कमिटी ऑन एमएसपी, नेचुरल फार्मिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, संजय अग्रवाल हेड कर रहे हैं, सही है। नमस्ते स्कीम माइनॉरिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए, गलत है। सैनिटेशन के लिए, भील ट्राइब, घूमर इनका ट्रेडिशनल फोक डांस है, ये सही है। बोनालू फेस्टिवल पंजाब में सेलिब्रेट किया जा रहा है, नहीं। तेलंगाना। फास्ट रेडियो बर्स्ट 2007 में पहली बार डिटेक्ट किया गया, ये सही है। तो हमारा आज का जो ये सेशन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको इकोनॉमी वाला आर्टिकल थोड़ा कम समझ में आया हो तो आप उसे एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा, क्योंकि मैंने एकदम इन वन गो उसे एक्सप्लेन किया है, आसान करने की कोशिश की है। कंफ्यूजन हो सकती है, तो अगर हो तो आप उसे एक बार दोबारा से सुनिएगा, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।